महाराज वीर सिंह भोजन करने बैठे हैं। बिल्लू एक बड़ी सी चांदी की थाली में कुछ नया पकवान लेकर आता है। चंदा दूर खड़ी देख रही है। बिल्लू उत्साह से कहता है, महाराज, मैंने आज आपके लिए एक बिल्कुल नया आविष्कार किया है, शाही करेला मलाई मार के। महाराज वीर सिंह एक निवाला खाते ही उनका चेहरा लाल हो जाता है और वो खांसने लगते हैं। पानी पानी लाओ। बिल्लू, ये क्या जहर खिला दिया तुमने मुझे? करेले में मलाई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिल्लू डरते हुए कहता है, महाराज, वैद्य जी ने कहा था कि आपको कुछ कड़वा खाना चाहिए आपकी सेहत के लिए, तो मैंने सोचा उसे स्वादिष्ट बना दूं। महाराज गुस्से में खड़े होकर कहते, तुम रसोइये हो या हकीम? कल को तुम घास फूस में काजू डालकर खिला दोगे। तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरा स्वाद बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें इसी वक्त अपने राज्य से बाहर निकालता हूँ। निकल जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बिल्लू रोते हुए कहता है, महाराज, मुझे क्षमा करें, मेरी नीयत साफ थी। महाराज हाथ दिखाकर रोकते हुए कहते, एक शब्द और नहीं। सेनापति इन्हें राज्य की सीमा के पार छोड़ाओ। बिल्लू उदास होकर सिर झुका लेता है। चंदा माथा पीट लेती है। बिल्लू और चंदा राज्य से बहुत दूर एक घने जंगल के बीचों बीच बैठे हैं। चंदा लकड़ियां इकट्ठा कर रही है और गुस्से और व्यंग में कहती है, मैंने 1000 बार कहा था राजा को राजा ही रहने दो, उन्हें अपना हेल्थ इंस्पेक्टर मत बनाओ। अब खिलाओ भालू और बंदरों को अपना शाही करेला। बिल्लू मिट्टी सानते हुए कहता, अरे भाग्यवान, कला की कद्र हर किसी को नहीं होती। हम यहीं अपना आशियाना बनाएंगे। ये जंगल के बीच का रास्ता है, कभी कभी मुसाफिर गुजरते हैं। हम यहाँ एक ढाबा बनाएंगे, मिट्टी का ढाबा। चंदा हंसते हुए कहती है, वाह, जंगल में ढाबा, इसके उद्घाटन में किसे बुलाओगे? शेर जी को या हाथियों के झुंड को? बिल्लू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बस देखती जाओ चंदा, मैं ऐसा ढाबा बनाऊंगा जो किसी महल से कम नहीं होगा। नीचे मेरी रसोई होगी और ऊपर मेहमानों के बैठने की जगह है। दोनों मिलकर कई दिनों की मेहनत के अंदर 2 मंजिला मिट्टी का ढाबा तैयार करते हैं। नीचे एक खुली रसोई है जहाँ बड़े बड़े चूल्हे हैं और लकड़ी की सीढ़ियों से ऊपर जाने पर बांस और मिट्टी से बना एक हवादार भोजन कक्ष। ढाबे की ऊपरी मंजिल पर दूसरे राज्यों की और पैदल जाने वाले मुसाफिर और व्यापारी बैठकर खाना खा रहे हैं। माहौल बहुत चहल पहल भरा है। बिल्लू उत्साह से खाना परोस रहा है। चंदा एक तरफ बैठकर गल्ले में सिक्के गिन रही है। एक मुसाफिर संतुष्टि से हाथ धोते हुए कहता है, बिल्लू भैया, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। सैकड़ों मील पैदल चलकर व्यापार करने वाले हम जैसे लोगों के लिए इस घने जंगल के बीच तुम्हारा ढाबा किसी स्वर्ग जैसा है। तुम्हारी सब्जियां खाते ही सारी थकान दूर हो जाती है। बिल्लू विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता है, ये तो आपका प्यार है बाबूजी, पेट भर कर खाइए। भगवान की कृपा से मेरा खाना आपको पसंद आया। चंदा सिक्के खनखनाते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है, देखा बिल्लू, वहाँ उस गुस्सैल राजा को खाना खिलाते थे तो सिर्फ डांट मिलती थी। यहाँ देखो, तुम्हारे खाने की चर्चा आसपास के राज्य में भी हो रही है। अब हमारा मिट्टी का ढाबा मशहूर हो गया है। पैसों की भी कोई कमी नहीं है। महाराज ने तुम्हें निकालकर एक तरह से हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बिल्लू मुस्कुराते हुए कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है चंदा। मेरी कला को लोग पसंद कर रहे हैं। उनकी भूख मिटने पर जो मुस्कान उनके चेहरे पर आती है, उसे देखकर मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। कुछ वर्षों बाद महाराज वीर सिंह और सेनापति विक्रम शिकार खेलते खेलते अपनी सेना से बिछड़ गए हैं। दोनों के कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर धूल है और वो बुरी तरह से थके हुए हैं। सेनापति विक्रम हांफते हुए कहते, महाराज, मेरे पेट में अब चूहे नहीं, बड़े बड़े डायनासोर दौड़ रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं,
एक बेर भी नसीब नहीं हुआ। महाराज वीर सिंह चिड़चिड़ेपन में कहते हैं। चुप रहो विक्रम, मेरी तो भूख के मारे आंखों के सामने जलेबियां नाच रही हैं। मुझे तुम्हारा ये गोल मटोल चेहरा भी अब एक बड़े से तरबूज जैसा लग रहा है। सेनापति विक्रम डर कर पीछे हटते हैं। महाराज कृपया मुझे मत खाइए, मैं बहुत कड़वा हूँ। काश आज बिल्लू के हाथ की सूखी रोटी ही मिल जाती। महाराज उदास होकर कहते हैं। सच कह रहे हो विक्रम, उस दिन गुस्से में मैंने बिल्लू को निकाल तो दिया, लेकिन उसके बाद से महल का कोई भी खाना मुझे पसंद नहीं आया। भूख क्या होती है आज समझ आ रहा है। काश मैं उसे ढूंढकर माफी मांग पाता। तभी दोनों भूख और थकान से गश खाकर एक पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। बिल्लू जंगल से जड़ी बूटियां और सब्जियां लेकर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बेहोश पड़े दो लोगों पर पड़ती है। पास जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है और घबरा कर कहता है, अरे ये तो महाराज और सेनापति जी हैं। इनकी ये हालत। बिल्लू भागकर पानी लाता है और उनके चेहरों पर छींटे मारता है। महाराज धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, लेकिन कमजोरी से कुछ बोल नहीं पाते। बिल्लू दोनों को सहारा देकर अपने 2 मंजिला मिट्टी के ढाबे पर लाता है। बिल्लू ने महाराज और सेनापति को ढाबे की ऊपरी मंजिल पर आराम से लिटा दिया है। ऊपर से ठंडी हवा आ रही है और नीचे रसोई में बिल्लू और चंदा जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं। चंदा चूल्हे में लकड़ी लगाते हुए कहती है, वक्त का पहिया कैसे घूमता है। जिसने तुम्हें धक्के मारकर निकाला, आज वही तुम्हारे दरवाजे पर भूखा प्यासा पड़ा है। आज तुम चाहो तो बदला ले सकते हो। नमक की जगह मिट्टी भर मिर्ची डाल दो। बिल्लू गंभीरता से कहता है, चंदा तुम ये क्या कह रही हो। वो हमारे महाराज हैं। एक रसोइये का पहला धर्म है भूखे को भोजन कराना। उन्होंने मुझे निकाला क्योंकि वो राजा थे, वो उनका अधिकार था। लेकिन आज वो मेरे दर पर एक भूखे मुसाफिर हैं। मैं उन्हें अपने जीवन का सबसे बेहतरीन भोजन कराऊंगा। ऊपर की मंजिल पर खाने की खुशबू से सेनापति विक्रम की नींद खुलती है। सेनापति हवा में नाक सिकोड़ते हुए कहता है, महाराज उठिए, क्या आप भी स्वर्ग पहुंच गए। यहाँ से भुने हुए मसालों और शुद्ध घी की खुशबू आ रही है। महाराज उठकर बैठ जाते हैं। विक्रम, मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। इस घने जंगल में ऐसी खुशबू। तभी लकड़ी की सीढ़ियों से बिल्लू और चंदा मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में गर्मा गर्म खाना लेकर ऊपर आते हैं। बिल्लू सिर झुकाकर कहता है, महाराज का इस छोटे से सेवक के मिट्टी के ढाबे में स्वागत है। महाराज हैरत से आंखें फाड़ कर कहते हैं, बिल्लू तुम, ये सब क्या है। चंदा मुस्कुराते हुए कहती है, महाराज ये जंगल का ताजमहल है, जिसे आपके इसी पागल रसोइये ने सिर्फ मिट्टी और प्यार से बनाया है। नीचे हमारी दुनिया यानी रसोई है और ऊपर स्वर्ग यानी भोजन कक्ष। महाराज आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, पहले कुछ खा लीजिए, बातें बाद में होंगी। बिल्लू उनके सामने पत्तल बिछाता है। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, शुद्ध देसी घी, लहसुन की चटनी और ताजी सब्जियों का साग परोसता है। सेनापति बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ते हैं। महाराज मैं तो कहता हूँ राज्य यहीं ले आइए, क्या स्वाद है। और खाना मुंह में ठूसने लगते हैं। महाराज पहला निवाला मुंह में रखते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। भूख और खाने के बेहतरीन स्वाद से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बिल्लू घबरा कर कहता है, क्या हुआ महाराज, क्या कुछ कड़वा लग गया। महाराज रोते हुए मुस्कुरा कर कहते, नहीं बिल्लू, आज मुझे एहसास हो रहा है कि अहंकार का स्वाद कितना कड़वा होता है और क्षमा का कितना मीठा। मैंने एक छोटी सी गलती के लिए एक ऐसे इंसान को निकाल दिया जिसके हाथों में जादू है और दिल में इतना प्यार। 3 दिन की भूख ने मुझे बता दिया कि अन्न ही सच्चा भगवान है और उसे पकाने वाला सबसे बड़ा कलाकार। चंदा हल्के से ताना मारते हुए कहती है, चलिए महाराज, देर आए दुरुस्त आए। वैसे इस बार खाने में करेला नहीं है, निश्चिंत होकर खाइए। सब हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। महाराज भोजन करके तृप्त हो चुके हैं। वो बिल्लू का हाथ पकड़कर कहते हैं, बिल्लू, तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, तुमने आज मुझे एक नई जिंदगी और एक बहुत बड़ा सबक दिया है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, अपना सामान बांधो,
तुम और चंदा आज ही मेरे साथ वापस राजमहल चलोगे। तुम्हारी जगह शाही रसोई में है। बिल्लू हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहता है, महाराज, आपके इन शब्दों ने मेरे सारे घाव भर दिए। आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन क्या बिल्लू? महाराज, अब इस मिट्टी के ढाबे में मेरी जान बसती है। महल की दीवारों के बीच रहकर मैं सिर्फ एक नौकर था, पर इस खुले जंगल में, इस 2 मंजिला ढाबे में मैं एक आजाद कलाकार हूँ। यहाँ जब कोई थका हारा मुसाफिर आकर खाना खाता है तो उसके चेहरे की संतुष्टि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देती है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। चंदा मुस्कुराकर कहती है, और महाराज, जंगल के बंदरों और मुसाफिरों को भी अब इनके हाथ के खाने की आदत पड़ गई है। अगर हम गए तो वो सब हड़ताल कर देंगे। तुम्हारी मर्जी बिल्लू, मैं तुम्हारी कला और तुम्हारी आजादी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त महाराज? महीने में एक बार राजा वीर सिंह अपनी पूरी वेशभूषा उतारकर एक आम इंसान की तरह तुम्हारे इस जंगल के मिट्टी के ढाबे पर खाना खाने आएगा। और हाँ, उस दिन तुम मुझे शाही करेला मलाई मार के भी खिलाओगे तो भी मैं बिना शिकायत के खा लूंगा। सेनापति विक्रम अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। बिल्लू और चंदा भी जोर से हंसते हैं। महाराज भी ठहाका लगाकर हंसते हैं। तो देखा, इंसान की असली कीमत उसकी कला और उसके साफ दिल में होती है। क्रोध और अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है, लेकिन क्षमा और प्रेम बड़े से बड़े घाव को भर सकते हैं। कड़ी मेहनत से कहीं भी सफलता पाई जा सकती है। अन्न का सम्मान करना और भूखे को भोजन कराना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है।